देखिए पिछली वीडियो में बात कर रहा था मैं तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स के सारणी का मान ज्ञात करना। जहां मैं बात कर रहा था जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया था मैंने, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तृतीय कोटि का है, इसके संगत सारणिक ये होगा। अब मैंने बताया था कि ये तृतीय कोटि का जो सारणिक है, सारणिक का मान अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इस सारणिक का मान अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जहां मैंने पिछली वीडियो में बताया था पहला तरीका, यानी इस सारणिक का मान ज्ञात करने का पहला तरीका बताया था कि इस सारणिक का मान अपन R1 के अनविष प्रसरण करके इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये सब बता चुका हूं मैं आपको पिछली वीडियो में। अब देखिए दूसरा प्रकार, ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने R1 के अनविष प्रसरण करके इस सारणिक का मान ज्ञात किया है, उसी तरीके से मैं अब इस सारणिक का प्रसरण करूंगा मैं R2 के अनविष प्रसरण करने पर। ठीक दूसरा तरीका, इसे मिटा देता हूं। अब देखिए तृतीय कोटि के सारणिक का मान अपन R2 के अनविष प्रसरण करके ज्ञात करेंगे, R2 के अनविष प्रसरण करके। अब R2 के अवयवों को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे R2 का अवयव है ये A21, इसको कांस्टेंट रखेंगे। यहां देखिए A के सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन इसका, ठीक है। A21 को कांस्टेंट रखेंगे, जहां इसका चिन्ह देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस। द्वितीय जो पंक्ति है इसका इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, अब इसका चिन्ह देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहां देखिए i प्लस जे करेंगे, i का मान 2 है, j का मान 1 है, i प्लस जे हुआ यहाँ 3 विषम है, और जब विषम होता है तो इसके लिए अपन माइनस चिन्ह लेते हैं, तो इसके लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे अपन, माइनस, ठीक है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहां देखिए ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, यानी A21 अवयव है ये द्वितीय पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो ये जो अवयव है द्वितीय पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो द्वितीय पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, यानी इस वाली द्वितीय पंक्ति को छोड़ देंगे, इस वाली को, और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। यानी ये जो अवयव जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में स्थित है, यानी ये द्वितीय पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, यानी द्वितीय तो पंक्ति छोड़ेंगे ये वाली, और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, शेष सारणी को लिख देंगे। शेष सारणी बचेगा अपने पास A12, A13, A32, A33। अब इसके बाद में अगला अवयव कांस्टेंट रखेंगे, ये वाला, इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे A22 को। अब इसका चिन्ह देखेंगे, प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो i प्लस जे का मान होता है 2 + 2 यानी 4, और 4 सम है, सम के लिए अपन प्लस चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो ये वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे अब, यानी ये जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, यानी दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे ये वाली और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। शेष सारणी बचेगा अपने पास A11, A31, A13, A33। फिर अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, द्वितीय पंक्ति का ये अगला अवयव है A23, इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब इसका चिन्ह माइनस में आएगा, क्योंकि i प्लस जे 5 होता है यहाँ, तो माइनस चिन्ह लेंगे अपन A23। अब ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे, यानी दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति तो ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ अवयव बचेंगे अपने पास A11, A31, A12, A32, इस तरीके से। अब यहां देखिए इसको, ये प्रसरण किया है मैंने, यानी R2 के अनविष इस सारणिक का मान प्रसरण कर दिया है मैंने, यानी तृतीय कोटि का जो सारणिक है ये वाला, इसका R2 के अनविष प्रसरण कर दिया है। ये जो मान आया इसको कहेंगे अपन इस सारणिक का प्रसरण। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी A का सारणिक इक्वल टू आएगा -A21। एक चीज और ध्यान रहे कि ये जो चिन्ह है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में R1 के अनविष प्रसरण किया था, यहाँ आया था प्लस चिन्ह, इसको जब कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, जैसे यहाँ रखा है मैंने, यहाँ माइनस है, अगले में आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, इस तरीके से। यानी जो प्लस माइनस का जो चिन्ह है ये एकांतर क्रम में चलता है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे यहाँ माइनस है तो फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इस तरीके से चलता है। यहाँ देखिए सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन। मान ज्ञात करने के लिए ये द्वितीय कोटि का सारणी का, द्वितीय कोटि के सारणी का मान ज्ञात करना आपको बता रखा है मैंने। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, क्लॉकवाइज गुणा करेंगे, यानी पहले ये गुणा करेंगे, ये गुणा कर देता हूं, A12
A33, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये गुणा करेंगे, ये वाला A32 A13 इस तरीके से, फिर प्लस A22, इस सारणी का द्वितीय कोटि का सारणी का इसका मान निकाल लेंगे, ये आएगा A11 A33 माइनस A31 A13, फिर माइनस A23 A11 A32, फिर माइनस A31 A12, यानी इस तृतीय कोटि की सारणी का मान R2 के अंदिश प्रसरण करके इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, यानी सारणी का मान मैंने आपको दो तरीकों से बता दिया है मान ज्ञात करना, ठीक। पहला R1 के अंदिश बताया था, दूसरा R2 के अंदिश। अब तीसरा तरीका देखें, इस सारणी का मान अपन R3 के अंदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ R3 के अंदिश प्रसरण करके ज्ञात कर रहा हूं मैं सारणी का मान। तीसरा तरीका देखें, R3 के अंदिश प्रसरण करने पर, यानी इस सारणी का मान अपन तीसरे तरीके से देखें। तीसरा तरीका देखिए, इस सारणी का उपरोक्त सारणी का R3 के अंदिश प्रसरण करने पर, R3 के अंदिश प्रसरण कर रहा हूं मैं, तो देखिए इसका मान निकालेंगे। A का सारणी इक्वल टू R3 के अवयवों को कांस्टेंट रखेंगे, R3 का जो ये अवयव है इसको कांस्टेंट रखेंगे पहले, तो R3 के इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे, A31 है, I प्लस j हो जाएगा या 4 सम के लिए प्लस चिन्ह लेंगे, A31 इसको कांस्टेंट रखेंगे। ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे जिसमें ये अवयव स्थित है, ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे और ये वाला ही स्तंभ छोड़ेंगे, यानी सारणी बचेगा अपने पास A12 A22 A13 A23, ये बचेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देंगे अपन। फिर अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस इसका सॉरी माइनस चिन्ह आएगा, I प्लस जे यहाँ विषम है तो माइनस चिन्ह A32। अब देखिए ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का भी है ये, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये छोड़ेंगे तो अपने पास सारणी बचेगा अपने पास A11 A21, ठीक है, A13 A23 इस तरीके से। फिर अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, अगला अवयव ये आता है, इसका प्लस चिन्ह होगा क्योंकि I प्लस जे 6 आएगा, 6 सम है A33, तो ये वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है अपने को, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो ये बचेगा A11 A21 A12 और A22 इस तरीके से, ठीक। तो ये मैंने R3 के अंदिश प्रसरण कर दिया है, इसको कहते हैं अपन प्रसरण करना। अब इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। A31 ये द्वितीय कोटि का सारणी है, पहले इस तरीके से गुणा करेंगे, A12 का गुणा होगा A23 से, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A22 का गुणा A13 से, फिर माइनस A32, इसको हल कर लीजिए, A11 A23 माइनस A21 A13, फिर प्लस A33, यह आएगा A11 A22 माइनस A21 A12। तो इस सारणी का मान अपन R3 के अंदिश प्रसरण करके इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 6 तरीके बताए, मैं बात कर रहा था कि सारणी का मान अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें से 3 तरीके बताए हैं मैंने आपको, 6 में से 3 बता दिए। एक तो बताया मैंने R1 का अंदिश प्रसरण करके, दूसरा तरीका बताया R2 के अंदिश प्रसरण करके, तीसरा तरीका बताया R3 के अंदिश प्रसरण करके। इसी प्रकार अपन इस सारणी का मान इसी प्रकार, ठीक है, उपरोक्त सारणी का C1 C2 व C3 के अंदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं। C1 C2 व C3 के अंदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रसरण करके भी ज्ञात
कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन तरीके तो मैंने ये बता दिए, R1 R2 R3 के अनुदिश प्रसरण करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने R1 R2 R3 के अनुदिश प्रसरण किए उसी तरीके से C1 का मतलब है पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करके भी निकाल सकते हैं ऐसे, यानी इन अवयवों को कांस्टेंट रखें पहले स्तंभ के। इसी तरीके से C2 के अवयवों को कांस्टेंट रख के भी निकाल सकते हैं, C2 के अनुदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं, C3 के अनुदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी तृतीय कोटि के सारणिक का मान अपन इस तरीके से 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से ज्ञात करें, आपके पास 6 तरीके हैं और वो इस तरीके से हैं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब थ्योरी का अगला टॉपिक लेते हैं, उपसारणी। देखिए उपसारणी देखिए इसके नाम से ही लग रहा है आपको, इसके नाम से ही लग रहा है, उप का मतलब होता है छोटा, सारणी। ठीक, सारणी यानी बड़ा सारणी, उपसारणी यानी छोटा सारणी। अब देखिए सारणी तो सारणी की होता है, बड़ा कैसा और छोटा कैसा। यहां देखें कि उपसारणी क्या है। जैसे देखिए ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने ए, ध्यान से सुने, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने ए के संगत सारणी लिया है मैंने ये वाला, यानी ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स ए है, इसके संगत सारणी लिया है मैंने ये। अब सारणी ए के अवयव, सारणी ए के अवयव होंगे, मान के चलें कि सारणी ए के अवयव हैं aij, सारणी ए के अवयव aij हैं, तब इन अवयवों का जो उपसारणिक है वो एक सारणी की है जो आईबी पंक्ति और जेबी स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी आईबी पंक्ति और जेबी स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी जो उपसारणिक होता है वो सारणी के अवयवों का होता है, यानी aij का जो उपसारणिक है, यानी ये तो कोई, एक बार फिर से सुन लें, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है, इसके संगत ये कोई सारणिक है। अब बात कर रहे हैं अपन उपसारणिक की, कि उपसारणिक क्या होता है। तो देखिए उपसारणिक जो होता है ना वो इस सारणिक के अवयवों का होता है। अब इस सारणिक के अवयव होंगे, इस सारणिक के अवयव हैं aij। अब aij का उपसारणिक एक सारणिक ही है, एक सारणिक ही है, एक सारणिक ही है जो अवयव aij की आईबी पंक्ति व जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, व जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, छोड़ने पर प्राप्त होता है। यह है उपसारणिक की डेफिनेशन। एक बार फिर से सुन लें, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए लिया है, इसके संगत ये तो सारणिक है, ये सारणिक है, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स ए का ये सारणिक है। अब बात कर रहे हैं अपन उपसारणिक की। उपसारणिक जो होता है ना, मैं ये कह रहा हूं कि सारणिक के जो अवयव है ना उनका उपसारणिक ज्ञात करते हैं अपन। तो इस सारणी के अवयव लिया है मैंने aij। अब अवयव aij का उपसारणिक एक सारणिक ही है, यानी उपसारणिक भी एक सारणिक ही होता है जो अवयव aij की आईबी पंक्ति व जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, ये डेफिनेशन है उपसारणिक की। तो एक बार फिर से सुन लें, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इसके संगत ये कोई सारणिक है। उपसारणिक जो होता है वो इस सारणिक के अवयवों का होता है। अब इस सारणिक के अवयव हैं aij का उपसारणिक एक सारणिक ही है जो अवयव aij की आईबी पंक्ति व जेवे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक, जैसे यहां ध्यान से सुने, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने, ध्यान देना, द्वितीय कोटि का ही ले लेता हूं फिलहाल में, या फिर तृतीय कोटि का ले लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a23 a
सॉरी A2 तीसरी पंक्ति आएगी A31 A32 A33। ठीक है, ये मैंने कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है, एक तृतीय कोटि का है, इसका सारणी ज्ञात कर रहे हैं। पहले तो इसको सारणी में बदलेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इस वर्ग मैट्रिक्स के संगति सारणी के लिए। अब बात करेंगे पर उपसारणिक की। उपसारणिक है, मैं ये कह रहा था कि उपसारणिक जो है ना वो सारणिक के अवयवों का होता है। जैसे मैं उपसारणिक निकालूंगा इस अवयव का A11, ठीक, इस सारणिक का, तो इस सारणी का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं अपन। अवयव A11 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक। तो मैंने आपको ये बताया था कि अवयव Aij का जो उपसारणिक होता है, अवयव Aij का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो i भी पंक्ति और jवें स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी i भी तो पंक्ति छोड़ देंगे और jवां स्तंभ इस अवयव का। ठीक है, अब यहाँ A11 का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे, i का मतलब यहाँ 1 है, j का मतलब भी 1 है, पहली पंक्ति छोड़ देंगे और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। यानी अवयव A11 का उपसारणिक निकालने के लिए पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो इसका उपसारणिक ये हो जाएगा A22, पहली पंक्ति छोड़ रहा हूं, पहला स्तंभ छोड़ रहा हूं, A22 A32 और A23 और A33। ये हो गया अवयव A11 का उपसारणिक। अब ज्ञात करना है, जैसे इस अवयव का उपसारणिक निकालना है मान लो, ठीक, तो इस अवयव का निकालेंगे। अवयव A12 का उपसारणिक, इसका उपसारणिक ज्ञात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां देखें कि पहली पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, यानी i भी पंक्ति छोड़नी है, i का मतलब यहाँ 1 है और j स्तंभ छोड़ना है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, इस तरीके से। तो ये सारणिक आएगा अपने पास A21 A31 A31। ठीक, पहली पंक्ति छोड़ रहे हैं, दूसरा स्तंभ छोड़ रहे हैं। ठीक, यहां आएगा A23, ठीक है, A23 और A33। तो ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से A13 का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से A13 का उपसारणिक होगा कि पहली पंक्ति छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारणिक उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखिए कि अवयव Aij का जो उपसारणिक होता है, अवयव Aij के उपसारणिक को ठीक Mij से व्यक्त करते हैं। Mij या कहीं कहीं किताबों में Aij भी दे रखा है। Mij से भी व्यक्त कर सकते हैं और Aij से भी व्यक्त कर सकते हैं, फिलहाल में आप इतना ही ध्यान रखें। ठीक, अवयव Aij के उपसारणिक को Mij से व्यक्त करते हैं, कहीं कहीं किताबों में मिल सकता है कि Aij से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखें Aij के उपसारणिक को Mij से व्यक्त करते हैं। ठीक, किससे व्यक्त करते हैं? Mij से। तो अवयव A11 के उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन M11 से, कैपिटल M है M11, क्योंकि अभी बताया मैंने Aij के उपसारणिक को Mij से व्यक्त करते हैं। तो A11 का उपसारणिक को किससे व्यक्त करेंगे? M11 से, ये M11 है। A12 के उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन, A12 के उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन M12 से, तो ये M11 का मान है, ये M12 का मान है। ध्यान रखें, अवयव Aij के उपसारणिक को किससे व्यक्त करते हैं? Mij से, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं अवयव इसका उपसारणिक ज्ञात करूं, अवयव A13
के उपसारणिक को किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल M1 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें आप कि जैसे ये तृतीय कोटि का सारणिक है, ये तृतीय कोटि का सारणिक है, इसका जो उपसारणिक होगा वो इससे एक कम कोटि का होगा। जैसे ये तृतीय कोटि का है, इसकी कोटि 3 है, तो इसके अवयवों के जो उपसारणिक होंगे वो इससे एक कम कोटि का होगा। यानी ये तृतीय कोटि का है तो इसका उपसारणिक जो होगा वो एक कम होगा, यानी 3 - 1 बराबर 2 कोटि का होगा। यानी ये उपसारणिक कितनी कोटि के हैं, 2 कोटि के। तो ध्यान रहे कि n कोटि का कोई भी उपसारणिक है n कोटि का, ठीक। जहां ये भी ध्यान रखना है कि n का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब n कोटि के उपसारणिक, सॉरी n कोटि के जो n कोटि का जो सारणिक है उसका जो उपसारणिक होगा वो n - 1 कोटि का होता है। यानी ये तो सारणिक है, कोई सारणिक है n कोटि का, तो इसका जो उपसारणिक होगा वो n - 1 कोटि का होगा, n - 1 कोटि का होता है, कोटि का होता है। ये ध्यान रखना है। जहां मैंने ये शर्त लिखाई है कि n का मान कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, n का मान न्यूनतम 2 होना चाहिए। क्यों, इधर देखें, ये तो मैंने तृतीय कोटि का उपसारणिक लिया है, सॉरी सारणिक लिया है। अब मैं द्वितीय कोटि का ले लेता, द्वितीय कोटि का लेते हैं। जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है द्वितीय कोटि का, A11 A12 A21 A22, इसके संगत सारणिक बनाएंगे अपन A11 A21 A12 A22। ठीक है, ये सारणिक हो गया। इसके अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर रहा हूं मैं, यानी अवयव A11 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक को व्यक्त करेंगे कैपिटल M11 से। ये बराबर आएगा, यानी पहली पंक्ति छोड़ देंगे और पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये सारणिक बचेगा, ये सारणिक। ठीक है, इस तरीके से। तो ये M11 का उपसारणिक है, सॉरी A11 का उपसारणिक है, यानी M11 का मान है ये। इसी तरीके से मैं इसका निकालूं, इसका अवयव A12 का उपसारणिक, तो इसको व्यक्त करेंगे अपन कैपिटल M12 से, जहां पहली पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, तो ये आएगा A21, ये इसका उपसारणिक है। अब सोचिए कि ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, ये कितनी कोटि का है, द्वितीय का। इससे पहले बताया था मैंने तृतीय कोटि का। तो तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान, उपसारणिक की जो कोटि होती है वो 2 होती है, यानी तृतीय कोटि के उपसारणिक की कोटि, यानी 3 कोटि का कोई भी सारणिक है उसके उपसारणिक की कोटि होगी 2। यदि कोई 2 कोटि का सारणिक है 2 कोटि का, तो उसके उपसारणिक की कोटि होगी 1, वो 1 का ही है। अब मान लो मैं कोई सारणिक 1 कोटि का ही ले लेता, 1 कोटि का, यानी ऐसे ले लेता A11, ये सारणिक लिया है मैंने। अब 1 कोटि का सारणिक है तो इसका उपसारणिक संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन A11 का जब उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा अपने पास। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जिस सारणिक की अपन उपसारणिक निकाल रहे हैं उसकी कोटि कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से।